इस वीडियो में हम लोग एक बीमारी डायरियर्स डिजीज जिसको केराटोसिस फॉलिकुलरिस भी बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है बहुत ही असामान्य बीमारी होती है और इसका जो इंसिडेंस है वो एक रिसर्च में पाया गया था कि लगभग 30,000 से लेकर के 1 लाख लोगों के बीच में से एक कोई बीमारी अफेक्ट करती है। तो इस बीमारी में व्यक्ति का जो गर्दन है और जो चेहरे वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और इसमें बहुत छोटे 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 खुरदुरे जिसको कीरेटोटिक बोला जाता है और ग्रीजी मतलब तैलीय दाने देखने को मिल जाते हैं और वो एक साथ बिल्कुल पास पास एकदम पड़े रहते हैं। वो दाने बिल्कुल पास पास एकदम छोटे छोटे बहुत सारे दाने देखने को मिल जाते हैं और ये दाने जो फ्लेक्सर वाला एरिया है या जहां बॉडी की स्किन चिपक रही है वहां पर भी ये दाने देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इंफ्रा मेमरी स्तन के नीचे वाला एरिया, स्तन के बीच वाला एरिया, इसी तरह से जांग पे जहां चमड़ी आपस में मिल रही है, इसी तरह कभी कभी जो जो दोनों कूल्हे बटक्स जो जहां पे आपस में मिल रहे हैं नेटल क्लेफ्ट वहां पर भी ये दाने देखने को मिल सकते हैं। ये दानों में मरीज को कभी कभी बहुत ज्यादा खुजली होती है, कुछ मरीजों में हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी, कुछ मरीजों में बहुत ज्यादा खुजली देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने बात किया कि इसका साइज जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं 1 mm 2 mm 3 mm के एकदम छोटे छोटे साइज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े साइज के दाने ना देखने को मिले, कभी कभी बड़े बड़े भी 1 1 सेंटीमीटर 2 2 सेंटीमीटर के वॉल्टी दाने भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ एक परेशानी होती है जो कि एसोसिएटेड पाई जाती है और कुछ वैज्ञानिक इसी का हिस्सा मानते हैं, जिसमें मरीज के हाथ के ऊपरी हिस्से में मल्टीपल बड़े बड़े खुरदुरे ड्राई दाने देखने को मिल जाते हैं, एक साथ क्लस्टर्ड दाने, मतलब एक साथ ही मल्टीपल पास पास इकट्ठा हुए दाने। तो ये कुछ वैज्ञानिक इसको अलग बीमारी के तौर पे काउंट करते हैं और कुछ डायरियर्स डिजीज का ही पार्ट मानते हैं। डायरियर्स डिजीज में नाखून जो होता है मरीजों का खराब हो जाता है, तो मरीज के नाखून जो हो सकते हैं खुरदुरे हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग मिल सकती है, धारियां मिल सकती हैं, लंबी लंबी धारियां मिल सकती है, खुरदुरापन मिल सकता है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि व्हाइट और रेड कलर, सफेद और लाल रंग का नाखून पे बैंड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग के तौर पे देखा जाता है। इसी तरह से वी शेप्ड निकिंग, जो नाखून का फ्री एंड है, बाहरी ऊपरी हिस्सा है, वहां पर वी शेप्ड डिप्रेशन निकिंग जिसको बोला जाता है, जैसे नाखून वहां की फट जाएगी और वी शेप्ड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डायरियर्स डिजीज में जो मुंह है वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो मुंह में छोटे छोटे खुरदुरे दाने जिनको कॉबल स्टोनिंग बोला जाता है ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इसके अलावा कुछ और भी माइनर होते हैं, लेकिन ये जो फाइंडिंग्स थे ये बड़े क्लासिकल और बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ये परेशानी धूप के एक्सपोजर से बढ़ जाती है, गर्मी, पसीना, फ्रिक्शन, रगड़ खाने से ये परेशानी बढ़ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इस बीमारी के पीछे होने के पीछे कारण क्या है। तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ग्रुप की बीमारी मानी जाती है। तो इस बीमारी में एक जीन होता है जिसका नाम होता है ATP2A2। तो ये जीन जो होता है ये म्यूटेट हो जाता है, मतलब इस जीन की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से जो एक चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और स्किन की जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग फोर्स वो खराब हो जाती है और स्किन में ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब ये जो जीन है ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी डिसफंक्शनल होता है। अब उससे क्या होता है कि जैसे कि इसका हार्ट के ऊपर भी असर देखने को मिल जाता है, जैसे हार्ट के में देखा गया कि कुछ मरीजों में हार्ट फेल्योर हो गया, तो ये जीन वहां पर भी डिफेक्ट पैदा किया। इसी तरह से इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम में देखा गया है कि पैंक्रियाज में डिफेक्ट हो गया, तो पैंक्रियाज में डिफेक्ट होने की वजह से डायबिटीज नाम की बीमारी देखी गई है। मस्तिष्क में ये इसके साथ एसोसिएशन देखा गया है जिसमें कि डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल इंपेयरमेंट, कोग्निटिव डिसेबिलिटी, तो इस तरह की तमाम तरह की बीमारियां इसके साथ एसोसिएटेड पाई गई हैं। और ये जो बीमारियां होती हैं, अब जैसे हमने बात किया हार्ट वाली बीमारी, तो वो बीमारी जो है वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है यदि बीमारी बहुत तेज ग्रेड की हो तो।
इसके अलावा ये जो मरीज होते हैं, इनमें सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होने का बड़ा ज्यादा चांस होता है। मतलब कि जैसे स्किन डैमेज हो गई, अब ऊपर से कीटाणु जो है वो हमला करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पस पड़ना, इन दानों में मवाद बनना, दर्द होना, लाल हो जाना, इस तरह की समस्या काफी देखी जाती है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन भी देखे गए हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन देखा गया है। इसी तरह से पॉक्स वायरस फैमिली का भी इन्फेक्शन देखा गया है। जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस, जो बैक्टीरिया का सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन है, तो वो कुछ कंडीशन में सीरियस रूप भी ले सकता है यदि वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाए तो, जिसे सेप्टिसिमिया बोला जाता है। तो सेप्टिसिमिया से जानलेवा कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पस पड़ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसके डायग्नोसिस की। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है, जो क्लिनिकल फीचर, जो बीमारी लक्षण जो पैदा कर रहा है, वो अधिकांश मरीजों में बड़ा क्लासिकल होता है, मतलब बड़ा स्पष्ट लक्षण होते हैं, तो जिससे डॉक्टर को बीमारी पकड़ने में मुश्किल नहीं होती है अधिकांश मरीजों में। लेकिन कुछ मरीजों में डेफिनेट प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर का हेल्प लेता है। जो स्किन का डॉक्टर है वो अब स्किन जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनका मदद लेता है। तो उसमें वो स्किन बायोप्सी लेता है, मतलब कि एक छोटा सा आपका स्किन का पीस लेकर के उसको माइक्रोस्कोप में उस स्पेसिमेन को प्रोसेस किया जाएगा और उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। और अच्छी बात क्या है कि इस बीमारी की जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है वो अगेन बहुत क्लासिकल है, मतलब पैथोलॉजिस्ट को भी इस बीमारी को पकड़ने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। तो जैसे स्किन डॉक्टर देख के ही पकड़ लिया, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हुई तो वहां पर जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो मदद कर दिया, तो इसका डायग्नोसिस बहुत आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज तो ये होगा कि जो भी चीजें इसको बढ़ाती हैं, एग्रीवेट करती हैं, उन चीजों को पहले रोका जाए। जैसे कि हमने बात किया पसीना, नमी, धूप, गर्मी, फ्रिक्शन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कुछ दवाइयां जैसे कि लिथियम, तो ये सब चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। मतलब कि आपको लूज कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठंडे जगह जाना पड़ेगा, वेट ज्यादा है तो वेट कम करना होगा जिससे कि फ्रिक्शन ना हो। अब इसके बाद दवाइयों का रोल आता है। तो दवाइयों में लगाने वाली दवाइयां होती हैं और खाने वाली दवाइयां होती हैं। लेकिन जितनी भी दवाइयां बनी हैं, कोई भी दवाई इस बीमारी को जड़ से परमानेंटली नहीं खत्म करती है। मतलब कि इस बीमारी का परमानेंट इलाज उपलब्ध नहीं है। ये सारी दवाइयां जब तक उपयोग में लाई जाती हैं, मरीज को फायदा मिलता है और दवाइयों का असर जाने के बाद मरीज की बीमारी वापस आ सकती है। तो ये एक साइंस के पास अभी भी चैलेंज है कि इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनमें कुछ ही बीमारियां हैं, अभी एक दो तीन बीमारियां ही हैं जिनको जड़ से साइंस ठीक कर पा रहा है। तो लगाने वाली दवाइयों में जो रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयां वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें कि एडेपिलिन, ट्रेटिनोइन, इसी तरह से टैजारोटिन नाम की दवाई काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयों से प्रॉब्लम ये होता है कि स्किन में इरिटेशन हो सकता है। स्किन में इरिटेशन को हटाने के लिए डॉक्टर साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयां भी दे सकता है। प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की जो दवाइयां हैं वो खुजली को भी शांत करने में मदद करती है। तो इस वजह से अक्सर डॉक्टर जो स्टेरॉइड ग्रुप की क्रीम्स हैं उन्हें इसके इलाज में उपयोग करते हैं, जैसे कि मोमेटासोन, बेटामेथासोन, क्लोबिटासोल, हेलोबिटासोल, इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से कुछ नई दवाइयां जैसे कि विटामिन डी एनालॉग्स वो भी अब इस्तेमाल की जा रही हैं। कुछ पुरानी दवाइयां जैसे कि टेक्रोलीमस, पाइमेक्रोलीमस, इस तरह की क्रीम्स भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। खुजली को शांत करने के लिए जो एंटीहिस्टामिन ग्रुप्स की दवाइयां हैं जैसे कि फेक्सोफेनाडिन, डेस्लोरेटिडिन, लीवोसेट्रिजिन, बिलास्टिन, इस तरह की दवाई भी डॉक्टर देता है। जो खाने वाली दवाइयां उसमें जो सबसे मुख्य दवाई होती है वो होती है जो रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयां हैं, जिसमें कि एसिट्रेटिन और आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई काफी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। और इसको देने से मरीजों में बहुत तेजी से दानों की संख्या घटती है, जो मोटे मोटे दाने थे वो पतले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो मरीज को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इन दवाइयों को देते समय डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाएगा, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। तो ये टेस्ट कराने का कारण ये होता है कि कुछ मरीजों में कभी कभी इन दवाइयों से साइड इफेक्ट आता है, तो उन साइड इफेक्ट को पता करने के लिए डॉक्टर टेस्ट कराता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट गंभीर कैटेगरी के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको कहीं से भी घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट आ जाए तो आपकी दवाई बंद कर दी जाएगी। डॉक्टर कई बार सपोर्टिव दवाइयां जोड़ करके इन दवाइयों को कंटिन्यू कर लेता है, मतलब दवाई को बंद करना नहीं पड़ा,
और उसके साथ में कुछ सपोर्टिव जैसे डाइट में मॉडिफाई करवा करके, एक्सरसाइज के थ्रू, या जरूरत पड़ने पे कुछ हल्की फुल्की दवाइयां साथ में दे करके इन दवाइयों को कंटिन्यू कर लिया। तो इस वजह से इन साइड इफेक्ट से कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, इन साइड इफेक्ट्स का कोई चिंता की बात नहीं है। अब कुछ जो मोटे दाने थे, जो बड़े बड़े दाने थे, उनमें दवाइयां नहीं काम करती हैं, तो फिर उसमें सर्जिकल मेथड्स का उपयोग आता है, जैसे कि लेजर किया जा सकता है, कॉटरी किया जा सकता है, ठंडी गैस की सेकाई की जा सकती है। तो इन सब मॉडलिटी से उन मोटे दानों को हटाया जा सकता है। एक नई दवाई है मिग्लू स्टैट नाम की दवाई, तो वो दवाई देखी जा रही है कि कुछ मरीजों में फायदा मिल रही है, तो हो सके तो आने वाले समय में बहुत आसानी से वो दवाई हर जगह उपलब्ध हो जाए। इसी तरह से एक सेलेकॉक्सिब नाम की दवाई है, वो भी रिसर्च में अभी फेज में है, जो कि रिसर्च की जा रही है, तो शायद आने वाले समय में हेल्प मिल जाए। तो निष्कर्ष के तौर पे बहुत ही असामान्य बीमारी है। अधिकांश मरीजों में जो होता है 6 साल से लेकर 20 साल की उम्र में ये बीमारी शुरुआत हो जाती है। कभी कभी लेट एजेस में भी देखने को मिलती है, कभी कभी बहुत कम एज में भी देखने को मिल जाती है। जो बीमारी है वो आनुवांशिक बीमारी है, तो काफी मरीजों में माता पिता में हिस्ट्री होती है। कुछ मरीजों में सीधे बीमारी आपसे शुरू हुई और अब आपकी अगली पीढ़ी में ये बीमारी जाएगी। इसके ऐसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। बहुत थोड़े मरीजों में ही कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिससे जान पे खतरा है, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन का या हार्ट के ऊपर असर आने पे, लेकिन साधारणतः कोई जानलेवा बीमारी की कैटेगरी में इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन मानसिक रूप पर मरीज को परेशान करती है। कोई परमानेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन सपोर्टिव हैं, लेकिन यदि प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया जाए तो एक बेटर लाइफ बिताया जा सकता है। थैंक यू।